लेवल पे, ताकि हमें डेवलपर को देना पड़े तो डेवलपर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे, उन्हें कंपोनेंट डिसाइड ना करना पड़े कि सर कौन सा कंपोनेंट्स होगा। वो आपको बार बार एक ही बार अगर उनको प्रॉपर अगर आइडिया दे दोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दोगे, प्रॉपर फॉर्म्स के साथ दे दोगे, तो वो सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। और मैं भी बढ़िया हूँ। सो बीच में हम कुछ प्रोसेस फ्लो को लेकर के आए थे एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द HRMS एंड ऑल, या बीच में HRMS को मैंने ब्रेक किया ना, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। और आज मैं मटेरियल मैनेजमेंट्स को लेकर के आऊँगा। मटेरियल मैनेजमेंट्स मॉड्यूल जो MM मॉड्यूल हमारा होता है, जो SAP में हमारा MM मॉड्यूल है, हाउ इट रन्स एंड व्हाट वुड बी द प्रोसेस फ्लो फॉर बिल्डिंग द ERP, राइट। सो हम एक एक कंपोनेंट्स लेवल पे जा कर के देखेंगे, एक एक यू नो कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्टेप्स होता है, और क्या क्या हमें मैकेनिज़्म फॉलो करने पड़ते हैं कंपोनेंट्स लेवल पे और द इंटीग्रेशंस लेवल पे। सो हम आज मटेरियल मैनेजमेंट्स के प्रोसेस फ्लो को लेकर के आए हुए हैं। सो बेसिकली मटेरियल मैनेजमेंट्स क्या होता है? मटेरियल मैनेजमेंट एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल होता है, जहाँ पे कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शंस होता है तो हम वहाँ से उस मॉड्यूल से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं और वापस से हम प्रोडक्शंस के लिए भेजते हैं। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि हमारे वेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सप्लायर्स को होता है, बायर्स का होता है, GST का होता है, और हमारे बहुत सारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट्स होता है। सो सबसे पहले हम प्रोक्योरमेंट स्क्रीन की ओर चलेंगे। प्रोक्योरमेंट्स क्या होता है? प्रोक्योरमेंट बेसिकली हम जहाँ से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, जहाँ से हम मटेरियल को मंगवाते हैं MM मॉड्यूल में, और उसके बेस पे सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले सर्विस रिक्विजिशंस होता है, राइट। कोई भी चीज़ को अगर हम परचेज रिक्वेस्ट पहले डालते हैं, या तो परचेज रिक्विजिशन डालते हैं, या तो सर्विस रिक्विजिशन डालते हैं, उसके पहले भी एक स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, राइट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होता है, उसको हम लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले हम वेंडर से कोटेशंस मंगवाते हैं। कोटेशन से क्या होता है कि वेंडर हमें कोट करता है और हम उसके बेस पे हम गुड्स को परचेज ऑर्डर डालते हैं, करेक्ट। सो हम वही स्टेप्स को हम लेकर के आज चलेंगे और कंप्लीट हम प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है एक प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल्स को लेकर के। सो सबसे पहले हम परचेज मॉड्यूल्स, जो हमारा परचेज मॉड्यूल्स होता है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल में, हम उस मॉड्यूल से सर्विस रिक्वेस्ट और परचेज रिक्विजिशंस, अगर सर्विस मोड है तो सर्विस से करेंगे, अगर वो परचेज रिक्विजिशंस है तो हम परचेज रिक्विजिशंस, अगर कोई गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो हम परचेज करेंगे, अगर कोई सर्विस ले रहे हैं हम कोई वेंडर से तो हम उसे सर्विस रेज करेंगे, करेक्ट। तो उसका फॉर्म होता है, एक फॉर्म सेम एज इट इज़ होता है परचेज ऑर्डर की तरह। सबसे पहले हम सर्विस रिक्वेस्ट कर लिए, वो अप्रूवल के लिए गया, अप्रूव हो गया, एंड देन विल गो फॉर द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर्स में क्या होता है? हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, करेक्ट। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं आपके, उसके बाद फिर हमारा आ गया डेट, कौन सा डेट को आप परचेज कर रहे हो, आप सर्विस रिक्वेस्ट आईडी क्या रहेगी, आपकी रिक्विजिशंस आईडी जो आपने रिक्वेस्ट करा है वो ऑटो जनरेट होगा यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट आईडी। वेंडर का टाइप क्या होएगा, कैटेगरी क्या होगी वेंडर की, सर लीगल हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, स्टेशनरी। आप इस तरीके से डिस्क्राइब करोगे और बैकएंड में हमारा कोड लेवल पे डेवलपर हमारे कोड करेंगे इसको। सो दिस इज कॉल्ड द फ्रंट एंड लेवल यूज़र जर्नी है कंप्लीट, और ये UI UX डिज़ाइन है, और ये एक स्क्रैच मोड में है। तो फॉर्म हमारा बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही बनेगा। और सब यहाँ पे आइटम कैटेगरी में हमें आइटम कैटेगरी हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमारा कंज्यूमेबल, स्टोरेज एक्सेट्रा करके हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्क्राइब हो जाएगा, राइट। जब हम PO ऑर्डर डालेंगे तो ये हमारा बेसिकली काम करेगा कि आपको कैसे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, कैसे आपको चूज करना है। आइटम सब कैटेगरी हो गया। सपोज करो आप कंज्यूमेबल्स में जाते हो, कंज्यूमेबल्स में प्रोडक्ट आपको सिर्फ दिखता है मिल्क। सपोज लेट्स से एक मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क प्रोडक्ट्स में आप ले रहे हो, लाइक अगर और भी कुछ ऐसा कंज्यूमेबल आ गया, बिस्किट आ गया, या फिर कोई ऐसा इन्वेंट्री है जो कि हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, दैट वुड बी ऑल्सो कंज्यूमेबल। तो इस तरीके से आइटम की सब कैटेगरी को भी हम डिफ़ाइन करेंगे, आइटम की कैटेगरी को डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम वेंडर टाइप चूज करेंगे। वेंडर टाइप में बहुत सारे वेंडर टाइप हो गया, सर्विस वेंडर हो गया, गुड्स वेंडर हो गया, जैम पोर्टल से हो गया, नॉन जैम हो गया, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स वेबसाइट है गवर्नमेंट्स के, नॉन गवर्नमेंट्स के, उस तरीके से वेंडर्स के टाइप होते हैं।
नाउ विल गो विद द वेंडर कैटेगरी। वेंडर का सिलेक्शन, वेंडर का नाम हम सपोज कुछ भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, ABC लिमिटेड एटसेट्रा, वेंडर की कैटेगरी हो सकती है। तो ये हमारे बिल्कुल कंपोनेंट्स लेवल पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन से वेंडर को हम टाइप करेंगे, कौन सी कैटेगरीज रहेगी, सब कैटेगरीज क्या रहेगी। और एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट, सपोज अगर कोई डिपार्टमेंट अगर रेज करता है कोई गुड्स को मंगवाने के लिए, तो देयर शुड बी आल्सो द रेफरेंस आईडी फॉर दैट डिपार्टमेंट, कि उस डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट रेज किया है तो उसका कुछ किसी भी तरीके से रेफरेंस हो सकता है, ईमेल आईडी के द्वारा हो सकता है, SMS से हो सकता है, एनी काइंड ऑफ द रेफरेंस आईडी मे बी जनरेटेड फ्रॉम द सिस्टम। फिर सिस्टम बताएगा कि हमारा जो हमारी डिलीवरी डेट है, राइट, ठीक है, डिलीवरी डेट एस्टिमेटेड, सपोज हमने आज पीओ ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं तो डिलीवरी डेट क्या होगी, राइट। सपोज हम आज पीओ ऑर्डर, सपोज आज हमारा 1 सितंबर है, तो पीओ ऑर्डर कब जनरेट हो जाएगा, लाइक पीओ आज जनरेट हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि वेंडर से हमारा जो गुड्स आएगा, सप्लायर से जो गुड्स भेजेगा वो हमें 7 तारीख को या 5 तारीख को या 4 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एक एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट करना पड़ता है एस्टिमेटेड एडवांस में, ताकि हमें किसी तरीके से प्रोडक्शंस का हडल ना हो। बिल टू पार्टी, और बिल टू क्या होता है, ऐसा कि सपोज करो हम वेंडर को वेंडर हमने सेलेक्ट किया XYZ लिमिटेड, सॉरी ABC लिमिटेड हमने वेंडर टाइप किया, लेकिन हम बिल कर रहे हैं ABC लिमिटेड का, क्योंकि हमारे वेंडर तो ये है लेकिन हमारा बिल कर रहे हैं अग्रा पार्टी को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इफ़ बिलिंग एंड द वेंडर पार्टी आर डिफरेंट देन द इनवॉइस विल बी रेज्ड अगेंस्ट दिस पार्टी, ठीक है। अगर दोनों वेंडर बिलिंग पार्टी और वेंडर पार्टी अलग है तो हम बिलिंग पार्टी इस जो हमारा जो बिल होगा हम इस नाम से करेंगे, भला वेंडर हमारा गुड्स का वेंडर वो है लेकिन बिल हम इसके नाम से कर रहे हैं, बिकॉज होता है एक जब बिजनेस करते हो तो बहुत सारा सिनेरियोज बनता है। तो बिल और शिपमेंट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जब आप GST पढ़ेंगे, या तो फिर अकाउंट्स में भी ऐसा होता है। तो बिल और शिपमेंट का कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बिलिंग का कंसेप्ट करेंगे वो बिलिंग XYZ लिमिटेड पे पड़ेगा। उसके बाद ऑर्डर टू टैक्स, अगर सपोज करो आप गुड्स मंगवा रहे हो तो कौन सा स्टेट से मंगवा रहे हो आप, इंट्रा स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, मीन्स विद इन अ स्टेट से मंगवा रहे हो, या सप्लायर कौन सा स्टेट का है, विद इन अ स्टेट का है या आउटसाइड स्टेट का है, उस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्शन करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स कभी कभी हो जाता है, सपोज आपने सर्विस ले रहे हो, सर्विस रिक्वेस्ट कर रहे हो और वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो आप यहाँ पे इंट्रा स्टेट ना सेलेक्ट करके आप इसको ब्लैंक रखोगे और आप प्रोफेशनल टैक्स को यहाँ पर भी लेकर के आओगे, और जो कि TDS का एक मास्टर बनेगा, TDS मास्टर पेज टेबल बनेगा और वहाँ से TDS का रेट डिफाइन होगा, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली जब हम पीओ ऑर्डर का फॉर्म खुलेगा उस लेवल पे हम जा करके TDS का रेट हम डिफाइन करेंगे। नाउ रिमार्क्स में अगर आपको कुछ लिखना होता है तो रिमार्क्स में आप लिख करके आओगे कि दिस आइटम इज बिलोंग टू द सर्विस ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर, आई एम कोटिंग दिस अमाउंट ऑफ, अदरवाइज वी कैन लूज दिस रीजंस करके कुछ आप ऐसा रिमार्क्स लिख सकते हो प्रोडक्ट वाइज पे, करेक्ट। अब यहाँ पे 2 बटन आता है हमारा कि आप बैक जा सकते हो, बैक मतलब परचेज रिक्विजिशन पेज पे जा सकते हो, या तो आप नेक्स्ट करके आप परचेज ऑर्डर का फॉर्म खोल सकते हो। सो आप नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट आता है कि आप एक फॉर्म खुलेगा, ये वाला तो वेंडर सप्लायर वाला तो फॉर्म आपने डिफाइन कर दिया। नाउ अब आता है हमारा गुड्स का आइटम का प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब उस परचेज ऑर्डर से इनिशिएट करेंगे हम आइटम का पीओ लेवल, ठीक है। उस पीओ लेवल का अमाउंट क्या रहेगा वो दिखाता रहेगा, परचेज ऑर्डर है, सर्विस ऑर्डर, बेस्ड ऑन आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, नाउ आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड स्टेज, एडिंग। हम उस परचेज ऑर्डर पे हम ऐड सर्विसेज और गुड्स को हम ऐड कर रहे हैं, राइट। नाउ अब क्या आता है, हमें जब भी आप फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पे आपका एक लाइन आइटम खुलेगा विच इज़ कॉल्ड द जनरल लाइन आइटम, है ना। एक लाइन आइटम खुलेगा और वहाँ से ये प्रोडक्ट जो आएगा ये मास्टर से उठ करके आएगा, एवरी प्रोडक्ट इज़ हैविंग देयर मास्टर, राइट। उस मास्टर से हमारा प्रोडक्ट आएगा और ये सर्विस और HSN कोड हमारा बीच उस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन रहता है कि हर एक प्रोडक्ट और सर्विस का HSN कोड होता है, और एक SAIC कोड होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट से ऑथोराइज होता है। आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बाई नहीं कर सकते हो, या बाई कर मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि जिसका HSN और सर्विस नंबर नहीं होता है। उसके बाद आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिए, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि HSN कोड आप डिफाइन हो गया, सब बैकएंड से आ रहा है, हर एक चीज़ का मास्टर होता है, मास्टर ERP में बनता है, प्रोडक्ट का मास्टर बना, HSN का मास्टर बना, और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो मैप होता है। अब क्या करोगे, क्वालिटी को आप लेकर के आओगे, तो क्वालिटी
सॉरी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की क्या आप प्रोक्यूर करना चाहते हो। सपोज करो कि आपने 100 क्वांटिटी ऑर्डर देना है, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी का आपने ऑर्डर बुक किया, 100 क्वांटिटी किया, और उस क्वांटिटी का यूएम क्या है आपका, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका क्या होता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, सपोज आपने एक बॉटल मंगवा रहे हो, ठीक है, तो बोतल का एक यूएम क्या होता है, या तो उसका बोतल का हो जाएगा 500 ml वाला बोतल, या तो क्वांटिटी सीधा बेसिकली क्या होते हैं कि क्वांटिटी को लेकर के आते हैं मोस्ट ऑफ द द बिजनेस कंसर्न्स, उसको बोतल को क्वांटिटी में मेजर्स करते हैं कि एक बोतल हो गया 5 बोतल, उसमें भी सब यूएम होता है कि एक जो प्रोडक्ट में डिफाइन होता है कि उसका यूएम 500 ml वाला क्वांटिटी है, या तो 1000 ml वाला है, या तो 1 लीटर वाला है। उस प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जो कि उस प्रोडक्ट का आपको प्राइस मिलेगा कि उस एक पर्टिकुलर जो बॉटल है, बॉटल का पर यूनिट प्राइस क्या होगा, एक 50 रुपया होगा या 100 रुपये करके वो डिफ़ाइन होता है, हर एक मास्टर पेज में वो डिफ़ाइन रहेगा। जब आप प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करोगे तो उसमें उसकी प्राइसिंग भी डिफ़ाइन करें तो या तो यहाँ पे मैनुअल आता है, या तो आप प्रोडक्ट मास्टर में आप डिफ़ाइन कर दो तो यहाँ पे ऑटो आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक अमाउंट क्या आता है, बेसिक अमाउंट आपको कैलकुलेशंस करके आएगा, कैलकुलेशंस करके क्या आएगा आपको, क्वांटिटी का कैलकुलेशंस विथ यूनिट प्राइस, ठीक है, दोनों का कैलकुलेशंस करके मल्टीप्लाई होकर के 5000 आ जाएगा आपका, जो भी आपका रेट रहेगा। नाउ अब ये कोई हर एक प्रोडक्ट क्या होता है आईटीसी एलिजिबल है, या उस प्रोडक्ट का आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट आप उस प्रोडक्ट का ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो आप यस यहाँ पे कंडीशंस लगाओगे, नहीं ले सकते हो तो नहीं लगाओगे। उस प्रोडक्ट का क्या होता है आपका जीएसटी रेट डिफाइन होता है। जीएसटी रेट में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट सपोज इंट्रा स्टेट है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। अगर इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट है विद इन अ स्टेट तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी, अगर इंटर स्टेट है तो आपको सीजीएसटी लगाना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है वो स्प्लिट हो जाता है, रेट का डेफिनेशन स्प्लिट हो जाता है 9% और 9% के केस में, और अगर आईजीएसटी रहा तो 18% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। सो अभी हम कैलकुलेशंस की ओर चलते हैं। तो अगर हम 9% का अगर 5,000 का अगर हम 9% लेते हैं, 5,000 का अगर हम 9% लेते हैं तो 4500 हमारा सीजीएसटी हो गया और 9% हमारा एसजीएसटी हो गया। अगर आईजीएसटी की बात करते हो तो आईजीएसटी में हमारा 18% आएगा, और 18% में क्या होता है 900। कैसे आया यहाँ पे हमारा 5000 तो बेस अमाउंट है, 5000 इंटू 18%, सो 18×5=90, 900 यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज करो ये गुड्स नहीं है और ये सर्विसेज है तो उस केस में कंडीशन हमारा बैकेंड से लगाना पड़ेगा, सर ये गुड्स नहीं है ये सर्विसेज है। उस समय क्या होता है हमारा टीडीएस का, जैसे कि हमने ये फॉर्म में दिखाया था, ये प्रीवियस फॉर्म में हमने दिखाया था कि अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स है तो उस केस में आपका ऑर्डर टैक्स टाइप में आपका जीएसटी वाला जो आइटम है वहाँ पे उसको सेलेक्ट नहीं करोगे, और उस केस में टीडीएस आप सेलेक्ट करोगे। टीडीएस का फॉर्म जैसे ही सेलेक्ट करोगे वहाँ पे कंटेंट आपको यहाँ पे टीडीएस वाला इनेबल हो जाएगा, और टीडीएस का कंटेंट में सपोज अपना प्रोफेशनल, हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट लीगल सर्विसेज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट वाले जीएसटी के कॉलम में नॉट अप्लीकेबल आ जाएगा, और टीडीएस वाले कॉलम में हमारा 10% करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो बनता है कि एक ही फॉर्म में अगर आपका सर्विस रिक्वेस्ट है तो आपका टीडीएस आ जाएगा जो कि प्रोफेशनल टैक्स वगैरह को लेकर के जाता है। ठीक है, और नाउ हम यहाँ पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे और वहाँ पे 10% के रेट से आपको 4 लाख का जैसे मल्टीप्लाई हमने किया, इस अमाउंट का आपको टैक्स रेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नाउ अगर सपोज करो कि कोई भी आइटम आपसे गलत सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, तो आप उस फॉर्म लेवल पे आप ऐसा भी करोगे कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दोगे, और डिलीट का ऑप्शन में क्या होता है कि यूज़र्स को बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, कोई आइटम अगर गलती से हो गया तो यहाँ पे डिलीट बटन का इनेबल कर दो आप, तो उस लाइन आइटम को आप डिलीट कर सकता है यूज़र ऑटोमेटिक, मतलब वंस क्लिक में उस आइटम लाइन को डिलीट कर सकता है, ना कि पूरा बैक जाने पे या तो पूरा पेज को डिसमिस करने के अलावा वो सिर्फ एक लाइन आइटम को डिलीट करके उस प्रोडक्ट को डिलीट करके आगे की ओर जा सकता है। नाउ आगे हम चलते हैं पीओ लेवल, तो हमारा अब प्रोडक्ट का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। सपोज अगर कोई अदर चार्जेस आपने करना है, बैक जाना है तो बैक बटन आप जाओगे, नेक्स्ट जाओगे, अगर नेक्स्ट करते हो सपोज आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ हम नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या होता है कि
नेक्स्ट पेज में क्या होता है कि आपका इस चार्जेस का रेट खुलता है। चार्जेस में सपोज करो एक प्रोडक्ट पे बहुत सारा ऐसा चार्जेस होता है, लाइक फ्रेट चार्जेस हो गया, हैंडलिंग चार्जेस हो गया और अदर चार्जेस करके हो गया। तो या तो आप प्रोडक्ट लेवल पे भी चार्ज कर सकते हो इंडिविजुअली कैसे चार्ज करोगे, ऐड पे आप जा करके एक फॉर्म ऐसा बनवाओगे, तो ऐड चार्जेस में जा करके आप प्रोडक्ट लेवल पे आप उस प्रोडक्ट के लेवल पे जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है प्रोडक्ट, 4-5 जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है इस फॉर्म में पूरा पॉपुलेट हो जाएगा। और इस फॉर्म पे जिस फॉर्म पे आपको चार्जेस ऐड करनी है, करेक्ट, सपोज करो हमको सब पे चार्जेस ऐड करनी है, 2% का फ्रेट चार्जेस ऐड करनी है, तो सबको चेक कॉल कर दो। अदरवाइज चेक अनचेक करके सबको पर्टिकुलरली जिस प्रोडक्ट पे आपको फ्रेट चार्जेस करनी है उस प्रोडक्ट पे आप फ्रेट चार्जेस कर दो, सिलेक्शन कर दो, मैं चेक बॉक्स ऑन कर दो। नाउ आगे आते हैं कि अगर कोई सपोज ये हमने फ्रेट चार्जेस ऑन किया, ये हमने फ्रेट चार्जेस सिलेक्शन किया और यहाँ पे कैलकुलेशन अमाउंट आपको दिखता रहेगा। आप देख सक रहे हो कि हमने यहाँ पे स्टेप वाइज क्रिएट किया है 2.2, 2.2, 2.3, 2.4। पहले आपको गो हेड करके यहाँ पे फ्रेट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो इस तरीके का यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ जाएगा। और कैलकुलेशन आने के बाद मेन 2.6 यहाँ पे दिखेगा आपको कैलकुलेशन होकर के। तो पहले ये स्टेप पूरा करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म लेवल पे डिज़ाइनिंग होता है और हमें पीओ लेवल को कंप्लीट करना होता है कम्प्लीटली। सो फ्रेट लेवल हमने सेलेक्ट किया। फ्रेट हमने सेलेक्ट करने के बाद हमने हैंडलिंग चार्ज रेट डिफाइन किया 5% या 2% करके। अगर आप परसेंटेज बेस पे करना चाहते हो तो परसेंटेज को टिक करके यहाँ 5% का रेट लगा दो, या तो फिर आप क्या करो कि डायरेक्ट अमाउंट लिख दो और परसेंटेज को अनचेक रहने दो। इसको अनचेक रहने दो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो कि हमें 5000 का फ्रेट चार्जेस है या 1000 का फ्रेट चार्जेस है उस प्रोडक्ट लेवल पे। अगर आपको फिर उसी तरीके से अगर कोई चार्जेस को रिमूव करना, आप रिमूव कर दो डिलीट बटन को दबा करके। तो इस तरीके से और जो भी यहाँ इम्प्लीकेशंस हो जाएगा आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। अब ये जब हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमारा प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ उसके बाद हमारा टर्म्स एंड कंडीशन आता है। टर्म्स एंड पेमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आएंगे। हमारा 2.6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2.6 हमारा कंप्लीट है पूरा प्रोसेस। अब हम चलेंगे 2.7 की ओर और 2.7 हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम शो करेंगे उसको। क्यों, क्या होता है ना कि अगर एक ही चीज़ सब कुछ बता देंगे ना, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। हाँ, इसको सेव करके जैसे ही सेव करोगे आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो मेरा यहाँ पे बताने का मतलब है कि परचेज ऑर्डर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब परचेज ऑर्डर में क्या होता है, बहुत सारा ऐसा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होता है कि पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, नेट ऑफ डेज क्या होता है, एडवांस दे रहे हो 20% एडवांस दे रहे हो, 40% एडवांस दे रहे हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 40% देना है, सेकेंड में 30% देना है, और जब पूरा गुड्स डिलीवर हो जाएगा तब आपको 100% पेमेंट दे देना है। तो इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम मैं बताऊंगा। अभी बहुत सारा स्टेप्स बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और यहाँ तक आप ज़रूर समझें कि फॉर्म लेवल पे कैसे डिज़ाइन करते हैं ईआरपी को, ईआरपी इम्प्लीमेंट करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखें कंपोनेंट लेवल पे, ताकि हमें डेवलपर को देना पड़े तो डेवलपर थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करे, उन्हें कंपोनेंट डिसाइड ना करना पड़े कि सर कौन सा कंपोनेंट्स होगा। वो आपको बार बार एक ही बार अगर उनको प्रॉपर अगर आइडिया दे दोगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दे दोगे, प्रॉपर फॉर्म्स के साथ दे दोगे तो वो सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द ईआरपी सिस्टम की कैसे हैंडल करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इस स्टेप से लेकर के चलेंगे कि उसका पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है, उसका परचेज ऑर्डर्स रिपोर्ट कैसे जनरेट हो जाता है, राइट, उसका आइटम को रिसीव कैसे करेंगे, राइट, परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद आइटम कैसे दिखेगा। उसके बाद हमारा आता है कि आइटम इन्फॉर्मेशन रिसीव कैसे करेंगे, हमने जो भी गुड्स हमने बाई ऑर्डर डाला था। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वारंटी गारंटी, अगर वो एसेट्स है, एक्सपायरी वारंटी क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है, बहुत सारे लेवल पे हम लेकर के आएंगे, उसको देखेंगे एक एक करके। तब तक बने रहें। उसके बाद हमारा बहुत सारे गुड्स आने के बाद हमारा DOF अप्रूवल होता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको अप्रूव करते हैं तभी जा कर के इन्वॉइसिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारा जा कर के इन्वॉइसिंग बनता है। हमारा इन्वॉइस हम बनाएंगे, इन्वॉइस जिसको गुड्स रिसिप्ट नोट बोलते हैं, जिस विच इज़ कॉल्ड द GRN।
उस बेस पे क्या होता है, हमारा एक्चुअल गुड्स की डिलीवरी होती है और उसके बेस पे हम इनवॉइसिंग करते हैं। इनवॉइसिंग करने के बाद हमारा गुड्स क्या होता है, स्टोर में दिखने लगता है और उस तरीके से हमारा एफ एन ए मॉड्यूल में जा कर के उस सप्लायर का पेमेंट कर देते हैं। सप्लायर का पेमेंट हो जाता है, करेक्ट। सप्लायर का क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। जो भी गुड्स हमने मंगवाया है उसके बेस पे सप्लायर को क्या पेमेंट जाना है, ठीक है। तो फाइनल पेमेंट ऐसे होता है। सो आप मेरे पास बने रहें, ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस अभी बचा हुआ है। तो परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करके हम उसको आगे की ओर बढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दिस इज़ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द ERP आई एम गोइंग। हाँ, और एक चीज़, हम ये जो प्रोसेस बता रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके भी बताएंगे ERP में। और हम ERP फ्रेमवर्क या तो हम डायनेमिक्स 365 यूज़ करेंगे या तो फिर हम उडू ERP यूज़ करेंगे। आपने नाम तो सुना होगा उडू ERP का, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द यूज़र्स, जो कि एक यूज़र्स के लिए बहुत कन्वीनियंट हो रहा है अभी के मार्केट में। और डायनेमिक्स 365 तो है ही मार्केट में बना हुआ। तो हम इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो तक लेकर के जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, पूरा मिस मत करना, कहीं भी वीडियो को मिस मत करना और वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग।